नमस्कार दोस्तों, आरएसवस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप जादुई कहानियां, अद्भुत एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां पा सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करो और कमेंट। आज का टारगेट 50 कमेंट और 150 लाइक्स का है। आज हम लेकर आए हैं मिस्टर बिलियनेयर वेल्थ सिस्टम की नई कड़ी, एपिसोड 257। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानियों को भी सपोर्ट दे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 257। नेथन अपने विला में तब से था जब से उसे वहां से बाहर जाने से मना किया गया था। हालांकि वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि अगर उसे मौका मिला तो वह नहीं जाएगा। जैसा कि हमेशा होता है, एक बड़ा परिवार हमेशा योजनाओं से भरा होता है, और ये पहले से ही उनमें से एक थी। लंबी नाक वाला आदमी यहाँ था क्योंकि ये वास्तव में उसकी योजना का एक हिस्सा था जिसे वह वर्तमान में बना रहा था। चूंकि उसने देखा कि वह परिवार की वर्तमान स्थिति के कारण अनिता और जोनाथन पर कोई कदम नहीं उठा सकता, उसने तय किया कि वह किसी और को ढूंढेगा जो उसके लिए काम करेगा। वह जो चाहता था वह ये सुनिश्चित करना था कि अनिता के परिवार के प्रबंधन में जो कंपनियां थीं वे खराब प्रदर्शन करें ताकि परिवार के बुजुर्ग प्रबंधन को किसी और के पास स्थानांतरित कर दें। और निश्चित रूप से वह वही व्यक्ति था जिसे चुना जाएगा। उसने इसके लिए पर्याप्त योजनाएं बना ली थीं। वह चाहता था कि नाथन बस कुछ ऐसा करे जो सुनिश्चित करे कि कंपनी खराब प्रदर्शन करे। जहां तक नाथन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि का सवाल था, वह वास्तव में उसकी चिंता नहीं थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा योजनाएं बनाता है और कुछ भी कर सकता है। हालांकि वह वर्तमान में घर में नजरबंद था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने बाहर अपने संपर्क खो दिए थे। लंबी नाक वाले आदमी को बस नाथन के पास मौजूद संपर्कों का उपयोग करना था ताकि वह जो चाहता था उसे पूरा कर सके। यदि परिवार ने यह जांचने का फैसला किया कि क्या हुआ है, तो सभी दोष नाथन पर गिर जाएगा, और उसके लिए वह बिना एक उंगली उठाए लाभ उठाने वाला था। नाथन निश्चित रूप से ये जानता था कि इस आदमी के यहाँ आने के पीछे एक कारण था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह विश्वास करे कि परिवार में उसके पत्नी और बच्चों के अलावा कोई और वास्तव में उसकी परवाह करता है। लेकिन इस क्षण में उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह आदमी यहाँ क्यों आया है या उसका असली उद्देश्य क्या है। उसकी वर्तमान स्थिति में उसने वास्तव में बहुत कुछ खो दिया था। न केवल उसने परिवार में दशकों में जमा की गई संपत्तियों और शक्ति को खो दिया था, बल्कि उसने परिवार के प्रमुख के पद के लिए अपने अवसर को भी खो दिया था। हालांकि ये पद केवल अप्रत्यक्ष था, फिर भी उसने सोचा कि यह उसके लिए शक्ति रखने के लिए पर्याप्त मूल्यवान था, ये देखते हुए कि उसका बेटा आत्म निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं था। अंधेरे से चीजें करने वाला मास्टरमाइंड होना, यही वह तरीका था जिसे उसने शुरू में अपनाने की योजना बनाई थी। लेकिन यह सब जोनाथन द्वारा विफल कर दिया गया था, या तो उसने विश्वास किया। और इस प्रकार उसके दिल में जोनाथन के प्रति जो वर्तमान घृणा थी, वह किसी भी घृणा से तुलना नहीं की जा सकती थी जो उसने पहले महसूस की थी। हालांकि उसने अपने पिता और अपने चाचा से भी नफरत की थी, जो परिवार के वर्तमान नेतृत्व का हिस्सा थे, और उन नियमों से भी जो उसकी शक्ति में वृद्धि को पूरी तरह से रोकते थे। वे जोनाथन के साथ तुलना में पूरी तरह से असंगत थे, जिसने परिवार के नियमों का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह से वह सब खो दे जो वह चाहता था। हाँ, एक और आदमी है जो जोनाथन की तरह ही दिखता है, लेकिन उसका नाम विवान है, और वर्तमान में मैं मान रहा हूं कि वह जोनाथन का जुड़वा है। शायद मुझे सुनने को मिला कि उसने इन जुड़वा बच्चों के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। लंबी नाक वाला आदमी बोला। नाथन का चेहरा और भी काला हो गया। अब उसे याद आया कि उसके बेटे आथ ने उसे पहले बताया था। आथ ने उसे बताया था कि वास्तव में जोनाथन के दो लोग थे। उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो गईं, और उसके दिल में जो गुस्सा था वह और भी भड़क उठा। उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं जब उसने कुछ सोचा। ऐसा लगता है कि मैं गलत था। ये जोनाथन नहीं था जिसने मुझ पर हमला किया। ऐसा लगता है कि यह विवान है जो अंधेरे में छिपा हुआ था और जो चालें चल रहा था। नाथन ने अपने आप से बुदबुदाया। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि ये सब एक योजना का हिस्सा था जिसे जोनाथन और उसके परिवार ने बनाया था। उन्होंने जोनाथन को अंधेरे में रखने की योजना बनाई थी ताकि भविष्य में वे उसे अपने एकमात्र प्रतियोगी को खत्म करने के लिए उपयोग कर सकें। इस विचार ने उसके गुस्से को और भड़काया, यहाँ तक कि उसके सामने बैठा लंबी नाक वाला आदमी भी नाथन के चेहरे पर भयंकर अभिव्यक्ति देखकर थोड़ा कांप गया। उसने जोर से निगल लिया जब उसने उसे देखा। हालांकि वह वर्तमान में चीजों के बारे में निस्संकोच व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसे डरने के लिए मजबूर होना पड़ा।
लेकिन यह जानकर कि दांव पर क्या है, उसके पास अपने चेहरे पर प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छा अच्छा, बस अच्छा, नाथन ने 3 बार कहा और बार बार सिर हिलाया। चूंकि तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, तो मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर हम देखेंगे कि अंत में कौन विजयी होगा, नाथन ने जोर से कहा। फिर उसने उस आदमी की ओर देखा जो उसके खिलाफ योजनाएं बना रहा था। उसे पता था कि जो कुछ भी वह अगला करने जा रहा था, जैसे ही परिवार के बुजुर्गों को इसके बारे में कोई सुराग मिलेगा, निस्संदेह उसकी सजा में काफी वृद्धि होगी। लेकिन इस क्षण में उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि वह पहले से ही नीचे था। उसके लिए पहले की स्थिति में वापस जाना एक चमत्कार के समान होगा। और चूंकि वह पहले से ही नीचे था, तो फिर किसी और को उसके साथ नीचे खींचने में कोई हर्ज नहीं था। मुझे तुम्हारा फोन दो, नाथन ने कहा जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसने उस आदमी से कुछ उधार लेने के लिए शिष्टाचार दिखाने की भी कोशिश नहीं की। उसे पता था कि यह खेल कुछ लाभ लाने वाला है और उसे जो भी करना है उसे करना होगा। थोड़ी सी मुस्कान के साथ उस आदमी ने अपना फोन निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था और नाथन को दे दिया। नाथन को पहले ही सभी संचार के साधनों से वंचित कर दिया गया था, और जो भी उसके कमरे में मिलने आया उनकी जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास संचार का कोई उपकरण नहीं है। लेकिन दूसरी ओर उसने हाल ही में बनाए गए एक छोटे फोन को पहले ही असेंबल कर लिया था। हालांकि यह एक फोन की तरह दिखता था, लेकिन इसका एकमात्र कार्य कॉल करना और टेक्स्ट संदेश भेजना था। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने अपनी मांग पर बनाया था, और इस प्रकार ये डेटा प्रणाली में नहीं था, जिससे सुरक्षा जांच इसे नहीं पहचान सकी। नाथन ने उस छोटे सेल फोन को प्राप्त किया जो उस आदमी ने पहले ही जोड़ा था और उसने एक नंबर डायल किया। हालांकि परिवार ने उसे सभी संचार के साधनों से वंचित कर दिया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह पहले से ही याद किए गए नंबरों को भूल गया था। एक नंबर डायल करने के बाद उसने कॉल की। जब कॉल रिसीव की गई तो नाथन ने कहा, गिलमोर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। नाथन ने अपनी योजनाओं के बारे में बहुत कुछ बताया जो उसे लागू करनी थी। उसने अपने सामने बैठे आदमी से ये कहने में भी कोई संकोच नहीं किया। 30 मिनट की लंबी बातचीत के बाद उसने अंततः जो कुछ भी उसने कहा उसका सारांश दिया और कॉल समाप्त कर दी। मैं इस फोन के साथ रहूंगा, मुझे और अधिक तैयारियों की आवश्यकता है, नाथन ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा। लंबी नाक वाले आदमी ने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर सहमति में सिर हिलाया। उसे पता था कि कुछ चीजें और योजनाएं अच्छी अवधि के लिए बनाई जानी चाहिए ताकि वे प्रभावी हो सकें। ठीक है, मैं कल फोन लेने आऊंगा। वह आदमी उठकर चला गया। नाथन जो अपनी कुर्सी पर बैठा था, दरवाजे को ठंडी नजरों से देख रहा था। अंत में उसने व्यंग्य किया, तुम सोचते हो कि तुम मुझे एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हो। तुम इसे 2 बार सोचने के लिए बेहतर समझो। तुम केवल अब चीजें शुरू कर रहे हो, लेकिन मैं इस खेल में एक मास्टर हूं। चलो देखते हैं कि ये तुम्हारे लिए कैसे समाप्त होता है कि तुमने मेरे सामने ऐसा करने की कोशिश की। नाथन ने अपने आप से सोचा। अलिप्सस डॉट। रात के समय नाथन सो रहा था जब अचानक उसके बेडरूम के अंदर की लाइटें जल उठीं। ये कुछ अजीब था। अगर वह वास्तव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा होता तो ये सामान्य हो सकता था, लेकिन जब से वह घर में नजरबंद था वह अकेला रह रहा था। यहाँ तक कि यह वर्तमान में रात का समय था। उसने सोचा कि कौन था जिसने अभी आकर उसकी रात को बाधित किया। हालांकि वह वर्तमान में घर में नजरबंद था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी को भी अपनी शांति को परेशान करने की अनुमति देगा। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो जो मेरी रात को बाधित करने आ गए हो? नाथन को उन शब्दों को निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा जो वह कहने वाला था जब उसने दरवाजे के सामने खड़े व्यक्ति की छाया देखी। जब उस व्यक्ति ने उसकी नजरें देखी तो उसने कहा, क्या तुम मुझे याद करते हो? इस समय उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। विवान ने नाथन को एक मुस्कान के साथ देखा। वह जोनाथन से अलग होने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ आया था। जोनाथन वहां रुक गया था और रात का खाना खाया था। फिर वे लंबे समय तक बातचीत करते रहे जब तक कि नाथन अंततः वहां से जाने का फैसला नहीं कर लिया। जैसे ही विवान यहाँ आया, भले ही सुरक्षा कड़ी थी, वह यहाँ कैसे आया, ये एक ऐसा मामला था जो उसकी क्षमताओं से संबंधित था। यहाँ तक कि वह किसी सामान्य इंसान से अधिक मजबूत और तेज था। ये भी एक तथ्य था कि वह वास्तव में जेज़्डा निवास को अपने हाथ की पीठ की तरह जानता था। हालांकि सुबह में वह सुरक्षा प्रणालियों के काम करने के बारे में जिज्ञासु था, ये केवल इसलिए था क्योंकि वह उन चीज़ों की व्यवहारिकता को देखना चाहता था जो उसने देखी थी। जब वह परिवार के निवास में घुसपैठ कर रहा था तो उसने सभी छिद्रों का उपयोग किया और बिना किसी को नोटिस किए यहाँ पहुँच गया। जैसे कि कैमरे जो उसकी आगमन को रिकॉर्ड कर सकते थे, वह कुछ ऐसा था जिसे विवान ने श्रेयंका को संभालने के लिए छोड़ दिया था।
उसकी विशेषज्ञता के साथ यहाँ तक कि सेना भी उन वीडियो के संपादन में कुछ नहीं कर सकी जो उसने गले के होटल में किया था। वह आज यहाँ केवल इसलिए आया था क्योंकि वह अपनी प्रतिशोध की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया था। वह प्रतिशोध जो उसने नाथन से लेना तय किया था, वह नीलिमा और उसकी मां मरियम के खिलाफ किए गए प्रतिशोध से कम नहीं था। हाँ, वह उसकी मां की मौत के पीछे का मास्टरमाइंड था। हालांकि वह वास्तव में काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अच्छा था, क्योंकि मरियम ने केवल तब उसकी मां को मारने का निर्णय लिया था जब उसे नाथन से कोई दबाव नहीं मिला था। उसकी मां को मारने की केवल मंशा ही नाथन को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी कि नाथन अपनी जान से चुकाए। लेकिन नाथन द्वारा उसकी मां की हत्या सुनिश्चित करने की सीमा ने नाथन को एक क्रूर मौत का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम कौन हो? नाथन बिस्तर से उठकर पूछता है। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा था कि विवान कौन है, उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि वह वास्तव में वही व्यक्ति है जिसे वह सोच रहा था। उसके घर में घुसने के बारे में डरने के बजाय इस समय उसके लिए केवल एक चीज थी, और वह थी ये जानना कि वह यहाँ क्यों आया है और कैसे नहीं। अब क्या हम फिर से ये दिखावा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? विवान ने नाथन को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में ठंडक तब तक नहीं गई जब तक वह इस कमरे में आया। जिस तरह से वह नाथन को देख रहा था, उसने नाथन के रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। कई योजनाओं में शामिल होने के कारण नाथन ने स्पष्ट रूप से कई लोगों का सामना किया है जिन्होंने उसे भयंकर अभिव्यक्तियों के साथ देखा है। लेकिन विवान के चेहरे पर जो अभिव्यक्ति थी, वह ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम विवान हो, नीलिमा का बेटा? नाथन ने कहा। हालांकि यह एक प्रश्न की तरह था, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की एक झलक थी। तुम्हें उसकी नाम का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगली बार जब तुम उस नाम का उल्लेख करने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हारे मुंह को तुम्हारे खोपड़ी से फाड़ दूंगा, विवान ने ठंडे स्वर में कहा। एक पल के लिए नाथन डर गया और एक कदम पीछे हट गया, केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में वरिष्ठ है। उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं दिखाए ताकि वह लाभ प्राप्त कर सके। तो उसकी नाम में इतना खास क्या है? मुझे उससे नफरत है। वह मुख्य कारण है कि मैं हमेशा अपनी शक्ति के लिए सफल नहीं हो सका, नाथन ने पलटकर कहा। उसकी आंखों में उन यादों के कारण स्पष्ट गुस्सा था जो पिछले 2 दशकों में हुई थीं। परिवार के नियमों के कारण जिस क्षण नीलिमा परिवार छोड़कर गई, उस समय से परिवार के नियम ने यह निर्धारित किया कि नीलिमा के समान पीढ़ी के लोग परिवार के प्रमुख की स्थिति नहीं ले सकते। उसने पहले ही नीलिमा के जाने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि नीलिमा को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करने की स्थिति भी उसकी योजनाओं का हिस्सा थी ताकि वह शक्ति प्राप्त कर सके। उस समय उसकी प्रभावशीलता उतनी अधिक नहीं थी जितनी कि वर्तमान में थी। उस समय उसे परिवार में एक स्थान प्राप्त करने के लिए कई बाहरी लोगों पर निर्भर रहना पड़ा। यही उसका तरीका था, दूसरों का उपयोग करना ताकि वह जो चाहे उसे प्राप्त कर सके। नीलिमा के अलावा जो लोग नीलिमा के साथ जुड़ने या शादी करने वाले थे, वे भी उसके उपकरणों का हिस्सा होने वाले थे जो उसकी शक्ति में वृद्धि करने वाले थे। लेकिन यह सब उस समय ध्वस्त हो गया जब नीलिमा ने भागने का निर्णय लिया। जो लोग उस समय उसकी मदद करने वाले थे, वे उस समय गायब हो गए जब उन्होंने यह महसूस किया कि नीलिमा अब वहां नहीं है। क्योंकि नीलिमा वहां नहीं थी, वे नाथन की मदद क्यों करेंगे? इस तरह उन्होंने नाथन के साथ अपने संबंधों को काटने का निर्णय लिया। जब उसे ये खबर मिली कि उन्होंने नाथन के साथ अपने संबंधों को काटने का निर्णय लिया है, तो नाथन निश्चित रूप से क्रोधित था। लेकिन निश्चित रूप से अधिकांश घृणा नीलिमा की ओर थी। हालांकि वह उसकी छोटी बहन थी, लेकिन वह ये सोचता था कि वह एक छोटी बहन के रूप में ऐसा कर सकती है ताकि वह उसे शक्ति प्राप्त करने में मदद कर सके। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे अधिक क्रोधित करती थी, वह ये थी कि परिवार के नियम ने उसकी पीढ़ी को परिवार के प्रमुख की सीट प्राप्त करने के अवसर से पूरी तरह से वंचित कर दिया था। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा नियम था जिसे हमेशा उनके लिए एक रहस्य रखा गया था। और इस प्रकार यहाँ तक कि उसे केवल उस समय पता चला जब परिवार के बुजुर्गों ने इसका उल्लेख किया। यदि उसने पहले ये जाना होता तो वह सुनिश्चित करता कि नीलिमा भागने में सफल न हो। भले ही उसे लक्ष्य बदलना पड़ा, ये बेहतर होता कि वह परिवार के प्रमुख की स्थिति को पूरी तरह से खोने से पहले ऐसा करता। ऐसा लगता है कि तुम मेरी मां को जाने देने के लिए भी तैयार नहीं हो, भले ही तुम उसकी मौत के कारण हो, विवान ने नाथन पर आरोप लगाया। नाथन थोड़ी हैरान था कि विवान वास्तव में जानता था कि वह नीलिमा की मौत के पीछे का कारण था। लेकिन यह सोचकर कि विवान वह व्यक्ति था जो उसके द्वारा रखी गई रहस्यों के बारे में जानकारी लीक कर रहा था, उसने सोचा कि विवान के लिए यह जानना असंभव नहीं था। फिर भी उसने विवान पर व्यंग्य किया। तिरस्कार भरी नजरों से उसने कहा, अगर मैं जानता तो मैं उन्हें तुम्हें भी मारने का आदेश देता। अब मैं पछता रहा हूं कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा। अगर मैं जानता कि तुम भविष्य में मुझे इस मात्रा की परेशानी में डालने वाले हो, नाथन ने अफसोस जताया। विवान हंसा।
फिर उसने कहा, खैर अब पछताने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम्हें उन अपराधों के लिए भुगतान करने का समय है जो तुमने किए हैं, और मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि तुम मेरी मां को हुई हर एक पीड़ा के लिए भुगतान करो। हालांकि वह हंस रहा था, उसके चेहरे पर केवल गुस्सा था, और बिना एक और शब्द कहे उसने नाथन की ओर कूद लगा दी। बंद। एक भयंकर मुक्का नाथन के चेहरे पर लगा। विवान ने सुनिश्चित किया कि उस मुक्के के पीछे की ताकत को नियंत्रित किया जाए, और नतीजतन उसने केवल नाथन को पीछे धकेल दिया। लेकिन फिर भी नाथन की नाक टूट गई, नाक से खून बहने लगा। नाथन की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसने अचानक अनुभव किए गए दर्द को सहन किया। इस क्षण में वह वास्तव में उस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था जिसमें वह था। मुझे उम्मीद है कि तुम इस सफर का आनंद लोगे। अभी अपने कार्यों पर पछताओ मत, ये तो बस शुरुआत है, विवान ने कहा और अंततः चला गया। नाथन अभी भी फर्श पर पड़ा था, यहाँ तक कि 10 मिनट बीत जाने के बाद भी। जब विवान चला गया, वह अभी भी अपनी नाक को पकड़े हुए था, खून बहने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका मन उस समय दौड़ रहा था। वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ कि विवान ने एक ही मुक्के से उसे धकेल दिया। ये वास्तव में पहली बार नहीं था जब उसने किसी व्यक्ति को सुपरह्यूमन ताकत के साथ देखा था। यहाँ तक कि जब उसने जोनाथन को मारने के लिए स्पाइडर को भेजा था, उसने पहले ही अपनी जांच की थी और जानता था कि वह व्यक्ति सुपरह्यूमन क्षमताओं वाला था। एकमात्र आश्चर्य यह था कि विवान में भी इतनी ताकत थी। हालांकि उसने विवान पर लंबे समय तक नजर नहीं रखी थी, उसने वास्तव में देखा था कि नीलिमा के परिवार में विवान को दबाया गया था। ये वास्तव में वह कारण था कि उसने विवान को जीवित छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा था कि विवान को उस परिवार से जो अनुभव प्राप्त होगा वह उसे प्रतिशोध की प्रक्रिया में मदद करेगा, भले ही नीलिमा पहले ही गुजर चुकी हो। ऐसा लगता है कि मुझे उनके साथ संपर्क करना होगा। विवान जैसे व्यक्ति को आसानी से नहीं निपटाया जा सकता। केवल वे ही एकमात्र हैं जो वास्तव में उसे संभाल सकते हैं, नाथन ने कहा। उसकी आंखों में वर्तमान में उसके प्रतिशोध के लिए जो आशा थी, उसके साथ साथ उन लोगों के प्रति भी एक डर था जिनसे वह संपर्क करने की योजना बना रहा था। बिना समय बर्बाद किए उसने लंबी नाक वाले आदमी द्वारा उसके लिए छोड़े गए फोन को निकाला और उसने ट्रेम्बलिंग हाथों से एक नंबर डायल करना शुरू किया। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में दृढ़ता और एक संकेत था कि वह कॉल करने के लिए तैयार था। नाथन से मिलने के बाद विवान का जीवन फिर से पहले जैसा हो गया। उसने श्रेयंका की मदद की कंपनियों का प्रबंधन करने में और भविष्य के विस्तार की योजनाएं बनाने में। ये देखते हुए कि उसे सिस्टम के अपग्रेड के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5 उद्योगों पर एकाधिकार करना था, उसे अपने वर्तमान आधार से बड़ा आधार तैयार करना था। जहां तक नाथन का सवाल है, उसने उसे नहीं बख्शा। उस समय उसने केवल उसे ये याद दिलाने के लिए एक बार मिलने का फैसला किया कि घर में नजरबंदी वास्तव में उस सजा का अंत नहीं थी जो उसे मिलने वाली थी। और जैसा कि उसने तब कहा था, विवान ने पुलिस को बहुत सारी जानकारी दी। अपने लिए यह आसान बनाने के लिए कि वह जेज़्डा परिवार के संपर्कों का उपयोग न करे, उसने फिर से मीडिया का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने सुनिश्चित किया कि सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफार्मों को नाथन के उन कार्यों के बारे में जानकारी मिल गई जो पूरी तरह से कानूनों का उल्लंघन करते थे। इस तरह जब समाचार उजागर हुआ तो भले ही जेज़्डा परिवार नाथन को परिवार में रखना चाहता था, उन्हें जनता के आक्रोश के आगे झुकना पड़ता। बेशक, हालांकि उसने मीडिया आउटलेट्स को जानकारी दी थी, उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे केवल तब समाचार जारी करें जब वह चाहता था, और यदि वे उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की हिम्मत नहीं करते तो उसके पास उनके सर्वर को फिर से हैक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हाँ, उसने तय किया कि वह उन लोगों को ब्लैकमेल करेगा ताकि वे उसकी इच्छाओं का पालन करें, उस डर के साथ जो उसने पहले ही उनके अंदर स्थापित कर दिया था जब उसने उनके सर्वर को 2 घंटे के लिए हैक किया था। ये मीडिया आउटलेट्स उसके सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखते थे। दिन के अंत में यदि वे मना करते तो वे ही नुकसान उठाते। एक बार जब विवान ने सर्वरों को नियंत्रित कर लिया और कार्यक्रमों के चलने को रोक दिया तो उनके लिए होने वाले नुकसान की कल्पना करना भी असंभव था। इसके अलावा इस तथ्य के साथ कि जो जानकारी वह जनता के सामने लाना चाहता था वह वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जिसे कानून का सामना करना था, वे इसे किसी भी तरह से स्वीकार करने वाले थे। वे इसे एक अवसर के रूप में ले सकते थे जो उन्हें दिया गया था। वे तथ्यों को इस तरह से मोड़ सकते थे कि यह अब यह नहीं होगा कि वे जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर किए गए थे, बल्कि वे ये कह सकते थे कि उन्होंने अपनी मेहनत से जानकारी प्राप्त की थी। इस तरह उनकी प्रतिष्ठा ऊंची हो जाएगी जो पहले जब विवान ने उनके सर्वर हैक किए थे तब उन्हें जो अपमान सहना पड़ा था उसे धो देगा। लेकिन बेशक, हालांकि वे विवान की मांगों का पालन कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि वह कौन था। वे कभी भी इस तरह से नियंत्रित होना पसंद नहीं करते। कौन जानता है कि विवान भविष्य में उनसे क्या मांगेगा।
जो लोग नहीं जानते थे वह ये था कि जो जानकारी उन्होंने प्राप्त की थी वह एक बड़े बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के बारे में थी। उनकी योजनाएं सभी श्रेय लेने की निश्चित रूप से भविष्य में उन्हें बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगी। विवान ने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया था कि वे वास्तव में उसके कहे अनुसार कार्य करने से मना कर सकते हैं जब उन्हें पता चलेगा कि नाथन जेज़्डा परिवार का हिस्सा है। हालांकि यह सच था कि अधिकांश जनता जेज़्डा परिवार के बारे में नहीं जानती थी, ये केवल उन लोगों पर लागू होता था जो निम्न स्तर पर थे। बड़े बॉसों के लिए वे उनके बारे में जानते थे। वे निश्चित रूप से जानते थे कि ये बड़े परिवार अपने हितों से जुड़े मामलों में हत्या जैसे कठोर उपायों का सहारा ले सकते हैं। इस सब के अलावा विवान ने कुछ अन्य चीजों से निपटना जारी रखा। एक ऐसा था जो अनुसंधान केंद्र एंटी ल्यूकेमिया गोलियों से संबंधित था। जोनाथन के प्रभाव के माध्यम से उसने विवान की मदद की कि नैदानिक परीक्षण पहले से कहीं अधिक तेजी से हो सकें, और इस प्रकार इस महीने के अंत तक एंटी ल्यूकेमिया गोलियों का पहला बैच जल्द ही बाजार में आने वाला था। ये कुछ ऐसा था जिसका विवान वास्तव में इंतजार कर रहा था। हालांकि यह सच था कि सिस्टम ने पहले महीने में उसे पहले आय पुरस्कार दिया था जब उसने अनुसंधान केंद्र प्राप्त किया था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह जल्द ही कुछ और की उम्मीद नहीं कर रहा था। न केवल एंटी ल्यूकेमिया गोलियां दुनिया में पहली होंगी जो वास्तव में किसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकती हैं, बल्कि वे केवल उसके अनुसंधान केंद्र द्वारा बेची जाएंगी। आने वाली बिक्री के लिए विवान ने पहले ही कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अधिग्रहित करके इसके लिए तैयारी कर ली थी। हालांकि वे छोटी थीं, यह उसके लिए वास्तव में मायने नहीं रखता था। अंत में ये सभी कंपनियां एक एकल इकाई में विलय की प्रक्रिया में थीं। अपनी पूंजी के साथ उसे प्रतिस्पर्धा के मामले में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इस तथ्य के साथ कि कुछ और प्रकार की दवाएं केवल उसे सिस्टम के माध्यम से ही मिलेंगी। इस प्रकार उसके अधीन फार्मास्यूटिकल कंपनी को उन दवाओं पर एकाधिकार शक्ति प्राप्त होगी। जहां तक वह वर्तमान में नाथन से निपटने के लिए कर रहा था, वह नाथन की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट करना था। और मीडिया के पास मौजूद सभी जानकारी उन चीजों में से थी जिन्हें वह उपयोग करने की योजना बना रहा था। विवान केवल नाथन के लिए एक दर्दनाक मौत नहीं चाहता था, बल्कि यहां तक कि मृत्यु में भी विवान चाहता था कि नाथन की आत्मा को यातना दी जाए। यातना निश्चित रूप से उस सार्वजनिक आक्रोश से आएगी जो उस क्षण शुरू होगी जब उन्हें नाथन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सूचित किया जाएगा। वह आदमी केवल उस स्थिति में पहुंचने के लिए जहां वह पहले था जब विवान ने उसे बर्बाद कर दिया, उसने बहुत कुछ किया था। कई लोग थे जिन्होंने बहुत पीड़ा सहन की थी और वे अधिक खुश होंगे यदि वे उसे वह मिलते हुए देख सकें जो वह डिजर्व करता था। अलिप्सस डॉट वर्तमान में उन सभी घटनाओं के एक सप्ताह बाद जो उस सप्ताह हुई थी जब विवान ने जेज़्डा निवास का दौरा किया था। विवान अब अपने विला के लिविंग रूम में बैठा था, किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहा था जिसकी उसने उम्मीद की थी कि वह आएगा, लेकिन फिर भी वह उस दौरे से आश्चर्यचकित था। उसके सामने जो व्यक्ति था वह कोई ऐसा था जो कथित तौर पर उससे संबंधित था। वह उसका माता दादा बेंजामिन था। सच कहें तो विवान को अपने सामने खड़े दादा के लिए कोई भावनात्मक मूल्य नहीं था। हालांकि वह उसका दादा था, वे दोनों पहली बार मिल रहे थे। विवान अब 20 साल के करीब था, और हालांकि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी वास्तव में उसकी मां का पिता था, विवान ने फिर भी उसके प्रति कोई विशेष भावना नहीं रखी। सच कहें तो ये कहा जा सकता था कि उसके साथ एक द्वेष था। हालांकि वह वास्तव में उसकी मां का पिता था, उसने तब कुछ नहीं किया जब उसके चाचा नाथन ने कुछ दुष्ट योजनाएं बनाई थी जो उसकी मां को परेशानी में डाल सकती थीं। हालांकि जिन विवाहों में शामिल थे वे मुख्य रूप से राजनीतिक थे, उस विवाह में कोई प्रेम नहीं था। और विवान द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार उस समय जिस व्यक्ति को उसकी मां से शादी करनी थी वह वास्तव में एक घटिया व्यक्ति था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, विवान, बेंजामिन ने विवान को देखते हुए अपने चेहरे पर एक मित्रवत मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक गर्व की झलक थी जब उसने उसे देखा। ठीक है, मैं वही नहीं कह सकता, विवान ने अपने शब्दों में स्पष्टता दिखाई, बिना उन्हें मीठा करने की कोशिश किए। बेंजामिन को पता था कि जब वह विवान से मिलने आया था तो ये होने वाला था। वे दोनों पहले कभी नहीं मिले थे और ये कुछ ऐसा था जो होना ही था। उनके बीच अतीत में कोई बातचीत नहीं थी और इस प्रकार वे केवल रक्त संबंध के अलावा अजनबी थे। ऐसा लगता है कि तुम एक स्पष्ट व्यक्ति हो, बेंजामिन ने कहा। विवान को कुछ और कहने का मौका दिए बिना उसने पूछा, तो तुम इस समय कैसे हो? ठीक है, मुझे लगता है, विवान ने व्यंग्यात्मक रूप से उत्तर दिया। वह ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी वास्तव में उस स्थिति के बारे में नहीं जानता था जिसमें वह पहले था जब तक कि उसे सिस्टम नहीं मिला। चूंकि नाथन वास्तव में उसे ढूंढ सकता था, बेंजामिन के लिए यह असंभव नहीं था कि वह परिवार के सभी संसाधनों के साथ नीलिमा को न खोज सके। विवान ने यह समझा जब उसने परिवार पर अपनी जांच की।
उसने पाया कि यहाँ तक कि रॉय परिवार, जो उसकी कथित परिवार थी, वास्तव में जेज़्डा परिवार के कुछ सदस्यों से जुड़ा हुआ था। हालांकि वे परिवार में निम्न स्थिति में थे, विवान ये कह सकता था कि यदि वे किसी को खोजने की कोशिश करना चाहते थे तो उनकी निम्न स्थिति वास्तव में मायने नहीं रखती। बेंजामिन ने विवान के शब्दों में व्यंग्य को आसानी से पकड़ लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं परिवार के नियमों द्वारा पूरी तरह से बंधा हुआ था। हालांकि जब सब कुछ हुआ तब मुझे दुख हुआ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यदि संभव होता तो मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ करता, लेकिन परिवार परिषद के एक सदस्य के रूप में मैं कुछ ऐसा करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जो परिवार के नियमों द्वारा निषिद्ध था। विवान ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि परिवार के नियम तुम्हारे लिए दूसरों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तुम वास्तव में जानते थे कि क्या होने वाला था, लेकिन तुमने इसे रोकने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। और ये एक तथ्य है कि तुम वास्तव में जानते थे कि नाथन ने क्या किया, लेकिन तुमने उसे कभी सजा नहीं दी। तो मुझे बताओ, तुम इतने असंवेदनशील क्यों हो रहे हो? विवान का गुस्सा फिर से उबलने लगा। उसे ये पसंद नहीं आया जब बेंजामिन ने उस स्थिति के बारे में बात की जिसमें उसकी मां रॉय परिवार में थी। उसकी मां रॉय परिवार में 2 दशकों से अधिक समय से रह रही थी, और फिर भी उस समय के दौरान बेंजामिन ने उसे मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब वह यहाँ था, ये दावा करते हुए कि वह जो हुआ उसके लिए पछता रहा था। बेंजामिन ने विवान को देखा और कुछ समय की चुप्पी के बाद कहा, बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। यदि वह छोड़ना चाहती तो कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं होता। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। यदि वह छोड़ना चाहती तो कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं होता। विवान ने भौहें चिढ़ाए। उसने बेंजामिन को देखा, पूरी तरह से यह नहीं समझते हुए कि वह क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह जानता था कि नीलिमा उस समय रॉय परिवार को छोड़ सकती थी। जब वे नाथन से जुड़े थे, चीजें अलग थीं। जैसे ही नाथन ने उस पर हमला करने का निर्णय लिया, ये स्पष्ट था कि यह मायने नहीं रखता था कि वह वास्तव में रॉय परिवार छोड़ती या नहीं। तुम क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि नाथन ने केवल इसलिए अपने योजनाओं को जारी रखने का निर्णय नहीं लिया क्योंकि मेरी मां रॉय परिवार छोड़ गई? विवान ने अपने चेहरे पर चिढ़ के साथ पूछा। तुम वास्तव में नहीं समझते, और पहले की तरह मैं इस मामले में तुम्हें नहीं बता सकता। बेंजामिन ने साइड करते हुए उत्तर दिया। विवान की आंखों में गुस्से की एक झलक आई, लेकिन उसने इसे छिपाने में सफल रहा ताकि बेंजामिन भी इसे न देख सके। तो तुम मुझे ऐसी बातें क्यों बता रहे हो जिनका तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाले? क्या तुम मुझे उन चीजों के बारे में जिज्ञासु बनाने की कोशिश कर रहे हो जिनके बारे में तुम मुझे सूचित करने की भी परवाह नहीं करते? विवान ने पूछा। बेंजामिन ने विवान की आवाज में असंतोष को महसूस किया। उस क्षण में वह असहाय महसूस कर रहा था। वह वास्तव में यहाँ आया था ताकि वह अपने इस पोते के साथ कुछ संबंध बना सके, लेकिन अंत में जिन चीजों के लिए उसने हमेशा पछताया, वही चीजें उनके बीच एक खाई बनाने की कोशिश कर रही थीं। इससे वह केवल इस तथ्य पर शाप देने में असमर्थ था कि वह वास्तव में परिवार में एक बुजुर्ग था। उन लोगों के लिए जो अभी तक उस स्थिति में नहीं थे, वे सोचते कि ये स्थिति इतनी प्रतिष्ठित है कि वे इसे प्राप्त करने के लिए दुश्मन बनाने वाली चीजें करने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन 3 दशकों से अधिक समय तक उस स्थिति में रहने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि परिवार के बुजुर्ग की स्थिति कुछ ऐसा नहीं है जिस पर कोई व्यक्ति गर्व कर सके। हालांकि वह गर्वित था कि वह वास्तव में पूरे जेज़्डा परिवार के लिए कुछ कर रहा था, वह इस बात पर पछता रहा था कि वह इतना व्यस्त था कि उसे अपने परिवार की अनदेखी करनी पड़ी। इसके अलावा एक बुजुर्ग के रूप में उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता था। दूसरे शब्दों में, जैसे ही कोई परिवार में एक बुजुर्ग बन जाता है, तब उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। उनकी सभी क्रियाएं पहले परिवार के नियमों पर विचार करने के लिए बाध्य होती थीं, और इस प्रकार यह उस स्वतंत्रता से अलग नहीं था जो उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने से वंचित करती थी। उन्हें उन लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता थी जो उनके नीचे थे। विवान, ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, भले ही मुझे मजबूर किया जाए। यह नहीं है कि मैं नहीं चाहता, ये बस इतना है कि एक परिवार के बुजुर्ग के रूप में मुझे कई चीजें करनी होती हैं और कुछ चीजें हैं जो मुझे करने की अनुमति नहीं है। बेंजामिन ने धीमी आवाज में कहा। विवान की आंखें संकुचित हो गईं। तो तुम्हारे लिए परिवार के नियम सब कुछ हैं। तुम दूसरों की बलि भी दे सकते हो केवल इसलिए कि परिवार के नियम ऐसा कहते हैं। ये वे नियम हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें बदला जा सकता है, विवान ने कहा। बेंजामिन ने विवान को बेबस नजरों से देखा। अंत में उसने कहा, इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद इस बात पर पछता रहा हूँ कि जब तुम रॉय परिवार में थे तब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन जब तक तुम मुझे एक मौका दोगे, मैं तुम्हारे लिए इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा।
मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वह करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हारे दिल में वर्षों से खाली पड़े उस अंतर को भर सकूं। जब विवान ने ये सुना तो उसने हंसते हुए कहा। अंत में उसने कहा, तो तुम अभी भी इस समय एक बुजुर्ग हो और तुम मुझसे मिलने आ सकते हो और मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन उस समय तुम अभी भी एक बुजुर्ग थे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सके जब मेरी माँ अपने अंत का सामना कर रही थी। और वह वास्तव में अपने ही भाई तुम्हारे बेटे द्वारा मारी गई। और वह आदमी जो जिम्मेदार था, हालांकि तुम सभी जानते थे कि उसने क्या किया, तुमने कभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वह खुशी से जी रहा है जबकि मेरी माँ वर्तमान में अपनी कब्र में है। विवान की आवाज़ उसकी माँ की मौत के बारे में बात करते समय और भी ठंडी हो गई। ये कुछ ऐसा था जिस पर वह कभी भी सहमत नहीं होता। यदि उसकी मौत स्वाभाविक होती तो वह वास्तव में उस तरह से नहीं होता जो वह वर्तमान में है, उन लोगों के प्रति पूर्ण द्वेष के साथ जो इसमें शामिल थे। लेकिन उसकी मौत एक अन्यायपूर्ण मौत थी। वह कम से कम युवा थी। शायद वह कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए वहां होती, जैसे उसकी शादी आदि। लेकिन अब उसके करीब एकमात्र व्यक्ति जो उसकी मां के रूप में प्रतिनिधित्व करता था वह कैथलीन थी। कम से कम उसने अपने बचपन के दौरान उसके साथ बहुत समय बिताया था। हालांकि अनिता उसकी मां की जुड़वा बहन थी और दोनों के बीच का संबंध अच्छा था, वह अजनबियों से अलग नहीं थे। जैसे बेंजामिन उसके सामने था, दोनों ने पहले कभी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की थी ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें। हालांकि उसने पिछले सप्ताह उसके साथ बातचीत की थी, यह उसके लिए वास्तव में उसके चरित्र को जानने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिस कारण से मैंने यहां आने का निर्णय लिया और तुमसे एक मौका देने के लिए कहा, वह यह है कि मैं परिवार के बुजुर्ग के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने वाला हूं। नई पीढ़ी के परिवार के प्रमुख के पद को संभालने के लिए लगभग तैयार होने के साथ मैं बिना किसी संदेह के अंततः इस पद से रिटायर हो सकता हूं। बेंजामिन ने विवान को देखते हुए कहा। विवान ने भौहें चिढ़ाए। हालांकि उसका ये दादा वास्तव में एक बुजुर्ग था जो उसने परिवार के बारे में सीखा था। केवल वे लोग जो वर्तमान परिवार के प्रमुख से संबंधित थे वे ही बुजुर्गों के पदों को संभालने वाले थे। लेकिन पिछले पीढ़ी को परिवार में नेतृत्व के पद पर लेने से प्रतिबंधित किए जाने के साथ वह सोच रहा था कि बुजुर्गों के पद पर कौन कब्जा करेगा। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सूचित कर सकता हूं कि हालांकि परिवार के नियम कहते हैं कि पीढ़ी अब परिवार के प्रमुख के पद को विरासत में नहीं ले सकती, ये बुजुर्गों के पद पर लागू नहीं होता। बेंजामिन ने कहा। विवान को अंततः ये समझ में आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे परवाह नहीं थी कि बेंजामिन वास्तव में उसकी परवाह करता है या नहीं। अंत में वह अब तक अकेले उन लोगों के साथ जी रहा था जिन्हें वह अपने करीब मानता था। बेंजामिन के बिना भी उसका जीवन नहीं बदलने वाला था। सिस्टम द्वारा उसे दिए गए क्षमताओं के साथ वह पीछे नहीं रहने वाला था, उसे विश्वास था। जब बेंजामिन ने विवान के चेहरे पर अनिच्छा देखी तो वह केवल सिर हिलाकर फिर से साइड कर सकता था। क्या तुम स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि तुम वास्तव में मुझसे मिलने क्यों आए? विवान ने पूछा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ स्पष्ट रहूंगा। मैं यहाँ तुम्हें परिवार में वापस आने के लिए कहने आया हूँ। हालांकि तुम्हारी माँ ने उस समय परिवार छोड़ दिया था, तुम अभी भी जेज़्डा का खून अपने अंदर बहा रहे हो। और इस प्रकार तुम परिवार में वापस आने के लिए योग्य हो और यदि तुम चाहो तो परिवार के प्रमुख के पद के लिए प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हो। कुछ समय की चुप्पी के बाद बेंजामिन ने उत्तर दिया। विवान ने उसे देखा, फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अब जेज़्डा परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। यहाँ तक कि रॉय परिवार जहाँ मेरा तथाकथित पिता है, मैं इसे अपना परिवार नहीं मान सकता। मेरी माँ के परिवार छोड़ने के तथ्य के साथ साथ उस परिवार में हमेशा चल रही दुष्ट योजनाओं के कारण मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। बेंजामिन ने कुछ ऐसा अपेक्षित किया। उसने सिर हिलाया और फिर से बोलने लगा। क्या तुम इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए थोड़ा समय ले सकते हो? भले ही तुम अभी परिवार में वापस आना नहीं चाहते, तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। मुझे पता है कि तुम पहले ही मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में जांच कर चुके हो, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जानते हो कि मैं अब किस तरह का हूं। मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो कि मेरी वर्तमान स्थिति में मैं वास्तव में खुद का समर्थन कर सकता हूं। जहां तक परिवार का सवाल है, मैं नहीं सोचता कि मैं इसे अपना परिवार मान सकता हूं। आखिरकार ये वही था जो मेरी माँ की मौत में शामिल था, साथ ही ये तथ्य कि हम पहले कभी बातचीत नहीं की। विवान अपने शब्दों को मीठा करने वाला नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने मन में जो कुछ भी था उसके साथ स्पष्ट रहने वाला था। चूंकि वह जेज़्डा परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, तो उसने अपने सामने खड़े परिवार के बुजुर्ग को सीधे बता दिया। बेंजामिन ने विवान को देखा और कहा, प्रस्ताव अभी भी वैसा ही है। जिस दिन तुम परिवार में वापस आना चाहोगे, तुम हमेशा स्वागत हो। ये कहने के बाद वह मुड़कर विला से बाहर चला गया।
मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उस प्रस्ताव पर विचार करूंगा, और मुझे खेद है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकता, विवान ने कहा। बेंजामिन के जाने के बाद सान्या विला की ऊपरी मंजिल से नीचे आई। उसने अपनी खिड़की से देखा था जब बेंजामिन बाहर गया था। जब बेंजामिन आया तो उसने तय किया कि वह उन्हें थोड़ी जगह देगी ताकि वे जो भी चर्चा करना चाहते हैं कर सकें। और अब जब बेंजामिन चला गया था तो यह आखिरकार उसके लिए विवान के साथ कीमती समय बिताने का समय था। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? विवान ने उसे देखते हुए पूछा। अच्छी चल रही है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। ऐसा लगता है कि मैं उन्हें सुधारने में आसानी से मदद नहीं कर पा रही हूं। शायद मुझे श्रेयंका से मदद की जरूरत है, सान्या ने उदास आवाज में कहा। सान्या ने पहले ही लड़ाई कौशल के कई मूलभूत पहलुओं में महारत हासिल कर ली थी। उसकी दृढ़ता और लड़ाई में उसकी प्रतिभा के कारण विवान को उसे लड़ाई के मूलभूत पहलुओं को समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि वह उन्हें मूल बातें कह रहा था, ये केवल उसके वर्तमान मानक के कारण था। एक पेशेवर योद्धा के रूप में विवान को लगता था कि वेंचर सिटी में अंतिम चैंपियनशिप में जो लोग प्रदर्शन करते हैं वह मूल बातें नहीं हैं। वास्तव में, हालांकि वे लोग हमेशा खुद को पेशेवर कहते थे, विवान के लिए वे ऐसे नौसिखिए थे जिन्होंने अभी तक लड़ाई के मूलभूत पहलुओं में महारत हासिल नहीं की थी। इसका मतलब था कि भले ही दोनों पक्षों की ताकत समान हो, विवान निश्चित रूप से अपने कौशल के साथ उन पर हावी हो जाता। चूंकि विवान ने सान्या के साथ ट्रेनिंग या उनके स्पारिंग के दौरान आसान नहीं लिया, सान्या ने उससे अधिक तेजी से सुधार किया जितना उसने अपेक्षित किया था। अब तक उसने लड़ाई के मूलभूत पहलुओं में महारत हासिल कर ली थी और वह मध्यवर्ती स्तर की ओर बढ़ रही थी। हालांकि वह लड़ाई में एक मास्टर बनने से बहुत दूर थी, लेकिन नीले ग्रह पर वास्तव में उसके मुकाबले में बहुत कम लोग थे। पिछले सप्ताह जब ट्रेनिंग का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सान्या ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह अपनी मां और दमिनी को ट्रेनिंग देना शुरू करे। लेकिन अंत में उसने पाया कि उनके लिए सुधार करना मुश्किल था। जो कुछ उसने केवल कुछ दिनों में महारत हासिल की थी, उन दोनों को लगभग 2 सप्ताह की आवश्यकता थी। दमिनी और उसकी मां को कमतर नहीं समझते हुए उसने अंततः खुद को दोषी ठहराया कि वह निर्देश देने में अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि हाल ही में उसका मूड इतना खराब था। तुम एक प्रतिभा हो मेरी प्रिय, विवान ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर बेंजामिन के साथ बातचीत के दौरान जो गंभीरता थी वह अब गायब हो गई थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर कोई तुम्हारी तरह की क्षमताएं नहीं रखता। तुम न केवल लड़ाई के बारे में सीखने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हो, बल्कि तुम एक प्रतिभा भी हो जो आसानी से जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे जल्दी से समझ लेती हो, विवान ने आगे कहा। सान्या उसके पास बैठ गई। उसने उसे देखा और फिर मुंचिड़ाया। क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरी माँ और दमिनी बेवकूफ़ हैं? यह मेरा मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि तुम उनके मुकाबले में बहुत प्रतिभाशाली हो। इसके अलावा वे उसी ट्रेनिंग शेड्यूल का पालन नहीं कर रहे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। व्यवहारिक अनुभव के बिना उनके लिए तुम्हारे स्तर तक पहुंच पाना असंभव है, विवान ने उत्तर दिया। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते रहे, फिर सान्या चली गई। उसे अब अपनी मां के साथ मदद करने के अलावा एक और कंपनी का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी थी। सान्या के जाने के बाद विवान ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह उन लोगों पर कार्रवाई करे जो एक कर्ज चुकाने वाले थे। उसने पहले ही उन्हें 1 महीने की अवधि से कुछ दिन पहले दे दिए थे। ये बस उसके द्वारा दिखाई गई पर्याप्त दया थी, उनके मन को बदलने और जो कुछ भी उसने उनसे करने के लिए कहा था उसे करने के लिए पर्याप्त समय। एलिप्सिस। जैसे ही विवान ने अपनी चालें चलाना शुरू किया, एक समूह के युवा वर्तमान में एक बार में एक निजी कमरे के अंदर थे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी और वे एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। कुछ समय की चुप्पी के बाद उनमें से एक ने बोलने का निर्णय लिया। दोस्तों, क्या तुम सोचते हो कि ये सब विवान के कारण हुआ है? सबसे लंबे कद वाला लड़का जो पहले वेंचर सिटी में विवान को पीटने के लिए स्वेच्छा से आगे आया था ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह सब उस लड़के के कारण हुआ है। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों में डर की एक झलक थी जब उसने उस रात की याद की। वह वास्तव में उस रात को पछताता था जब ये सब हुआ था। यदि उन्होंने जाना होता कि विवान वास्तव में इतना शक्तिशाली था तो वे निश्चित रूप से हार्श के द्वारा उन पर किए गए हमलों का विरोध करते। यदि उन्होंने विवान को इसकी सूचना दी होती तो शायद वे उसके अच्छे पक्ष में आ सकते थे, लेकिन अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस रात श्रेयंका ने उनके हाथ तोड़ दिए थे। आज तक वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। उन्हें ये भी जानकारी मिली थी कि हार्श को बहुत नुकसान हुआ था। न केवल उसे बल्कि उसका पूरा परिवार जेल में चला गया था और उनके सभी संपत्तियां या तो सरकार द्वारा या अन्य संस्थानों द्वारा उनके कर्ज के कारण बेची गई थीं। हार्श का परिवार उनके परिवार से बड़ा था, लेकिन फिर भी ये गिर गया। और यह सब उन्होंने विवान के हाथों में होने का विश्वास किया, उस व्यक्ति के हाथों में जिसे उन्होंने हार्श के लिए अपमानित किया था।
उसने हमें 1 महीने का समय दिया था ताकि हम अपने माता पिता की संपत्तियों में से कम आधी संपत्ति जमा कर सकें। लेकिन यह सब बहुत कठिन है। उनमें से एक ने साइड किया। अन्य लोग भी सिर हिलाते हैं। सच कहें तो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस समय की गई कार्रवाई उनके लिए इतनी महंगी साबित होगी। जब विवान ने उन पर कार्रवाई की तो उन्होंने केवल सोचा कि वे हार्श की मदद कर रहे हैं और अंत में वे हार्श के साथ जोड़े गए संबंधों से लाभ उठाने वाले थे। लेकिन यह सब उनके लिए उस रात वापस आया जब उन्होंने कार्रवाई की। और ये पिछले महीने के दौरान उनके साथ रहा। उन्होंने अपने माता पिता को उस समय सूचित किया जब उनसे पूछा गया कि उनके हाथ कैसे टूट गए। बेशक उनके माता पिता ने जो सुना उस पर गुस्सा हो गए। वे केवल इस बात से गुस्सा नहीं थे कि उनके बच्चों के हाथ टूट गए, बल्कि अपराधी भी उनसे मुआवजे की मांग कर रहा था। और अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वह व्यक्ति उनकी कुल संपत्तियों का आधा हिस्सा मांग रहा था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि उनके परिवार वास्तव में मेहता परिवार की तुलना में निम्न स्तर पर थे, तो वे निश्चित रूप से अपने माता पिता को उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर देते। बस पिछले दिन उनके माता पिता उदास हो गए थे। इसका कारण यह था कि उनके अधीन व्यवसायों ने कई नुकसान उठाए थे। यहाँ तक कि कुछ सौदों जो पहले ही हो चुके थे वे किसी न किसी तरह से उलट गए थे। उनके कुछ साझेदारों ने पहले ही साझेदारी को रद्द कर दिया था, जबकि कुछ जो अपने अनुबंधों का सम्मान करने वाले थे उन्होंने यहाँ तक कि जुर्माना चुकाने की इच्छा व्यक्त की, केवल उन अनुबंधों को रद्द करने के लिए जो उन्होंने उनके साथ हस्ताक्षर किए थे। शुरुआत में उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि केवल उनका परिवार ही ऐसी आपदा का सामना कर रहा है। लेकिन जब वे मिले तो उन्हें पता चला कि केवल वही लोग जिनका सान्या के अपहरण में हाथ था वही थे जिनके परिवारों को परेशानी हो रही थी। यही कारण था कि वे आज यहाँ इकट्ठा हुए थे, एक समाधान खोजने के लिए। उन्हें पता था कि ये केवल आने वाले समय की शुरुआत थी। विवान ने पहले ही उनसे संपर्क किया था और उन्हें सूचित किया था कि चूंकि उनकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, उन्हें परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। शुरुआत में उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अंत में वे नहीं जानते थे कि विवान का असली बैकग्राउंड क्या था। लेकिन केवल पिछले दिन जो हुआ उसे देखकर उन्होंने जान लिया कि उन्होंने गलत व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ की है। अहेम, क्या तुम सोचते हो कि हम विवान से बात कर सकते हैं ताकि वह हमारे परिवारों को जाने दे? हम कम से कम अपने माता पिता से बात कर सकते हैं ताकि वे कुल संपत्तियों का 50% दे सकें, ताकि हम बाकी 50% को बचा सकें, न कि सब कुछ खो दें। उनमें से एक युवा बोला, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हें विवान से वही संदेश मिला जो मुझे मिला? उस मजबूत कद के लड़के ने उसे संदेह के साथ देखा। बिल्कुल, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि उसने हमें जो 1 महीने की अवधि दी थी वह बिना हमारे हिस्से किए समाप्त हो गई, वह सुनिश्चित करेगा कि हम सब कुछ खो दें। उस लड़के ने उत्तर दिया, तो तुम कैसे कह रहे हो कि हम उसके साथ सौदा कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि उसने हमें चेतावनी नहीं दी। उस मजबूत कद के लड़के ने आंखें घुमाते हुए कहा, उसने हमें चेतावनी दी और हमने इसे गंभीरता से लिया। बस ये है कि हमारे परिवार के अधीन संपत्तियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, बल्कि हमारे माता पिता के अधीन हैं। उनके बिना हम क्या कर सकते हैं? उनमें से एक ने शिकायत की, यह मायने नहीं रखता कि तुम क्या कहने जा रहे हो, उसने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। शायद इस सप्ताह के अंत तक हमें सड़कों पर सोना पड़ेगा। एक और ने कहा, कौन सी सड़कों? यदि हमारे परिवारों ने कई कर्ज उठाए हैं तो क्या तुम सोचते हो कि कर्ज वसूलने वाले वास्तव में हमें सड़कों पर शांति से सोने देंगे? एक और ने फिर से बोला, उन्होंने सभी देखा था कि हर्ष और उसके परिवार ने क्या सहा। न केवल उनकी सभी संपत्ति जो उन्होंने लंबे समय तक जमा की थी वह गायब हो गई, बल्कि वे भी कई कर्ज में फंस गए थे। उनके व्यवसायों की विफलता ने उन्हें उन अनुबंधों में कई शर्तें तोड़ने के लिए मजबूर किया जो उन्होंने पहले हस्ताक्षर किए थे। जुर्माना चुकाने के लिए मजबूर होकर अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है कि हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। मैं वास्तव में पछता रहा हूँ, मुझे हर्ष के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए था। उनमें से एक युवा ने उदासी से कहा। विवान ने उन लोगों से जो हर्ष के साथ सहयोग कर रहे थे उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए भुगतान करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय वह जो कुछ भी कर रहा था वह पहले से ही पूरी हो चुकी नैदानिक परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एंटी ल्यूकेमिया गोलियों का पहला बैच बाजार में भेजे जाने वाला था। ये कुछ ऐसा था जिसका वह इंतजार कर रहा था, क्योंकि न केवल यह अनुसंधान केंद्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला था, बल्कि यह उसके लिए बहुत सारा पैसा कमाने का एक तरीका भी था। हालांकि यह सच था कि उसके पास वर्तमान में खर्च करने के लिए अधिक पैसा था। यह हमेशा अच्छा होता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा हो ताकि यदि कभी उसे अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो उसके पास पर्याप्त हो। इसके अलावा हालांकि उसने पहले ही अधिग्रहित की गई फार्मास्यूटिकल कंपनियों का विलय करना शुरू कर दिया था, फिर भी उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो ये सुनिश्चित करे कि उनकी नींव और प्रतिष्ठा पर्याप्त मजबूत हो।
फार्मास्यूटिकल कंपनियों में वर्तमान प्रतिस्पर्धा के साथ इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी वर्तमान फार्मास्यूटिकल कंपनी उन कंपनियों में से एक थी जो निम्न स्तर पर थी। चूंकि उसकी योजना थी कि वह सिस्टम का अधिकतम लाभ उठाए, तो उसके पास यह सुनिश्चित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह ऐसा करे। और इसका एक तरीका था अधिक निवेश करना ताकि वह और भी अधिक कमा सके। सिस्टम की क्षमता के साथ जो उसकी आय को 100 गुना बढ़ा देती है, उसे निवेश के साथ आने वाले जोखिमों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि जो व्यक्ति व्यवसाय का ध्यान रख रहा है वह आत्मघाती नहीं है। क्या सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं? विवान ने श्रेयंका से पूछा। हाँ बॉस, इस समय सब कुछ तैयार है। केवल एक चीज जो हम इंतजार कर रहे हैं वह यह है कि आप पहले बैच की दवा को बाजार में भेजने का आदेश दें। श्रेयंका ने उत्तर दिया। इस समय वे ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के निदेशक के कार्यालय में थे। ये सुनकर अच्छा लगा। क्या उत्पादन या विपणन मार्ग से संबंधित कोई मामले हैं? विवान ने कुछ समय सोचने के बाद पूछा। बॉस, मैंने सुनिश्चित किया है कि सब कुछ ठीक है। उत्पादन में समस्याएं केवल तब हो सकती हैं जब दवा काम न करे, जो असंभव है क्योंकि नैदानिक परीक्षणों ने पहले ही साबित कर दिया है कि न केवल एंटी ल्यूकेमिया गोलियां काम करती हैं, बल्कि वे मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं हैं। हालांकि उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ और प्रयोग करने की आवश्यकता है कि दवा लेने के बाद कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होगा। मूल रूप से जो कुछ भी जांचने की आवश्यकता थी वह पहले ही किया जा चुका है। श्रेयंका ने उत्तर दिया। विवान ने सिर हिलाया। वह नहीं चाहता था कि कुछ लोग उन गोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो अभी तक बाजार में नहीं आई थीं। उस स्थिति को वह फिर से नहीं दोहराना चाहता था जो उसके होटल पर हमले के दौरान हुई थी। और उस व्यक्ति के बारे में जिसने होटल पर हमले में भाग लिया था, विवान ने व्यक्तिगत स्तर पर उसके साथ निपटा था। बिल्कुल सही, केवल होटल पर हमले के रूप में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय विवान ने उस व्यक्ति के खिलाफ जाने का निर्णय लिया। और निश्चित रूप से विवान के कदम उठाने का परिणाम उस व्यक्ति के लिए खुशी की बात नहीं थी जो उसके सामने था। चूंकि उस आदमी ने उसके होटल में 1 दर्जन से अधिक लोगों की हताहती का कारण बना, विवान उसे जाने नहीं दे सकता था। हालांकि यह सच था कि जिन मृतकों के साथ उसका संबंध इतना अच्छा नहीं था, ये एक तथ्य था कि मारे गए लोग उसके ग्राहक थे और उसे उनकी सुरक्षा करनी थी जब तक वे उसके होटल में थे। उनके कर्ज ने न केवल होटल की प्रतिष्ठा को कम किया, बल्कि इससे उसके कई ग्राहकों को भी खो दिया। हालांकि उसके प्रयासों ने होटल की प्रतिष्ठा को बहाल करने में मदद की, फिर भी कई लोग थे जिन्होंने कभी भी होटल में जाने से परहेज किया। हालांकि संख्या को न्यूनतम कहा जा सकता था, लेकिन विवान के लिए उन लोगों से जो पैसा कमा सकता था वह एक बड़ा था, ये देखते हुए कि उसके पास सिस्टम था जो उस आय को 100 गुना बढ़ा सकता था। हाँ, उस आदमी को मार दिया गया था और उसकी मौत वास्तव में दर्दनाक थी क्योंकि विवान उस पर गुस्सा था। हालांकि वह प्रतिस्पर्धा से डरता नहीं था। विवान नहीं चाहता था कि प्रतिकूलता या प्रतिकूलता के कारण प्रतिकूलता का सामना करना पड़े। इस समय उसके अनुसंधान केंद्र में देश के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक थे। यदि ऐसा हुआ कि उसके कुछ प्रतिस्पर्धी पागल हो गए और अनुसंधान केंद्र को बम से उड़ा दिया, तो उसे नुकसान के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमले के दौरान मरने वाले वैज्ञानिकों की संख्या, साथ ही नष्ट होने वाली सुविधाएं निश्चित रूप से उसकी प्रगति को धीमा कर देंगी। हालांकि वह हमेशा पलटवार कर सकता था, वह पहले हिट होना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम इन सभी चीजों का प्रबंधन करो ताकि तुम सुनिश्चित कर सको कि सब कुछ ठीक से चले। मैं नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना हो क्योंकि अभी भी कई चीजें हैं जो हमें भविष्य में उजागर करनी हैं। विवान ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चिंता मत करो मास्टर, मैं सुनिश्चित करूंगी कि सब कुछ सही स्थिति में हो। श्रेयंका ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। ये सुनकर अच्छा लगा। विवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, श्रेयंका के नेतृत्व में गोलियों के पहले बैच की प्रस्तुति बिना किसी बाधा के हुई। जैसे ही जनता को गोलियों के बारे में पता चला, वहां एक हलचल मच गई। ये एक अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य था कि वर्तमान में ल्यूकेमिया एक ऐसा रोग था जिसका कोई इलाज नहीं था जब तक कि इसे बहुत शुरुआती चरणों में नहीं लिया गया। कई वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर दे रहे थे, लेकिन अब तक उनके सभी प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला था। लेकिन अब एक बहुत छोटे अनुसंधान संस्थान ने अचानक एक दवा का आविष्कार किया था जिसका उपयोग भविष्य में लोगों को ल्यूकेमिया से बचाने के लिए किया जा सकता था, भले ही वे विकिरण के संपर्क में आए। हालांकि चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की प्रतिष्ठा कम थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एंटी ल्यूकेमिया गोलियों का पहला बैच बाजार में पेश किया जा रहा था, तो चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में उपस्थित शीर्ष वैज्ञानिकों ने कई संदेहों को दूर करने के लिए पर्याप्त थे। ये वैज्ञानिक चिकित्सा की दुनिया के उच्च स्तर में अच्छी तरह से जाने जाते थे। चूंकि वे ही शामिल थे, तो उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही ये कहने के लिए पर्याप्त थी कि जो कुछ भी उन्होंने प्रस्तुत किया था वह ऐसा नहीं था जिस पर कई संदेह हो सकते थे। बेशक
केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही विवान के लिए जो कुछ भी वह चाहता था उसे बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं था। चूंकि उसने जो पहले बैच की गोलियां बनाई थीं वह मुख्य रूप से अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए थी, उसने कई कठोर कदम उठाए। उसने सुनिश्चित किया कि विज्ञापनों के लिए एक अच्छी राशि खर्च की जाए। और यह सब नहीं था, रोज और कालमंड एंटरटेनमेंट कंपनियों की प्रतिष्ठा के साथ उनके विज्ञापन में प्रतिष्ठा उनके कंपनियों और अस्पताल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। एक और चीज जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया वह ये थी कि गोलियों की कीमत बहुत कम थी। एक व्यक्ति को ल्यूकेमिया से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए 2 गोलियों की आवश्यकता थी और प्रत्येक गोली की कीमत 400 रुपये थी। इस प्रकार हर व्यक्ति जो गोली खरीदता उसे 800 रुपये खर्च करने पड़ते। लेकिन बेशक विवान जानता था कि देश में हर कोई इस कीमत को वहन नहीं कर सकता, भले ही ये कम हो। अमीर लोग आसानी से गोलियां खरीदने के लिए पैसे जुटा सकते थे, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो बहुत निम्न स्तर पर थे और जिनकी आय बहुत कम थी। ये लोग एक ही भोजन पाने के लिए संघर्ष करते थे। 800 रुपये दवा पर खर्च करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। चूंकि वे पहले से बीमार नहीं थे, वे उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। लेकिन फिर भी, हालांकि विवान कई कंपनियों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने का इरादा रखता था, इसका मतलब ये नहीं था कि वह चैरिटी का काम करने जा रहा था। और इस प्रकार उसने 2 गोलियों के लिए 800 रुपये की कीमत पर अडिग रहना चुना। बेशक अनुसंधान केंद्र में कई लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि गोलियों की कीमत इतनी कम थी। चूंकि वे उन गोलियों के एकाधिकार को बनाए रख रहे थे, उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए एक अच्छा अवसर था कि वे एक भाग्य कमाएं। लेकिन चूंकि विवान वह था जो गोली की विधि का मालिक था और अनुसंधान केंद्र का निदेशक था, उसके पास अंतिम निर्णय था। अंत में वह ही था जो वहां पूंजी के मामले में सब कुछ प्रायोजित कर रहा था। जो भी लोग उन गोलियों को चुराने की सोच रखते थे ताकि वे उन्हें उच्च कीमत पर बेच सकें, उन्हें सभी को पकड़ लिया गया। और जो लोग गोलियों को जमा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे बाद में बेच सकें, विवान ने निश्चित रूप से उनके साथ निपटने की रणनीति बनाई थी। चूंकि यह उसकी योजना थी कि वह गोलियों को कम कीमत पर बेचे, तो वह किसी को भी इस पर समझौता करने नहीं दे सकता था। विवान ने पहले ही इस समस्या के बारे में सोच लिया था और नतीजतन उसने एक प्रणाली पेश करने का निर्णय लिया जहां हर व्यक्ति को 2 गोलियां आवंटित की जाएंगी। बेशक गोलियां केवल तभी दी जाएंगी जब वे उन्हें खरीदने आएंगे, चाहे वह अस्पताल में हो या उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में जिसे उसने शुरू किया था। वह किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को 2 गोलियों से अधिक नहीं बेचने देगा। इसका कारण यह था कि एंटी ल्यूकेमिया गोलियों का उत्पादन सरल नहीं था और नतीजतन प्रत्येक व्यक्ति को केवल 2 गोलियां ही आवंटित की जाएंगी। बेशक उसे पता था कि ये लागू करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये केवल दूसरों के लिए लागू होता था, विवान के लिए नहीं। अपनी कंप्यूटर विशेषज्ञता की मदद से वह एक ऐसा प्रोग्राम बना सका जो तुरंत नोटिस करता कि जब कोई व्यक्ति एक ही खुराक के साथ 2 गोलियों के साथ क्षेत्र छोड़ता है। इस प्रणाली के साथ उसने कई लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की जिन्होंने उन गोलियों को गोदाम से चुराने की कोशिश की थी। इन सभी लोगों को तुरंत पुलिस द्वारा ले जाया गया। विवान ने पहले ही सुनिश्चित किया था कि सभी पुलिस जो शामिल थीं, वे थीं जिन पर कोई दाग नहीं था। लेकिन यह पुलिस बल के लिए लगभग असंभव कार्य था, और इस प्रकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ उसके अनुसार हो, उसने कुछ शीर्ष पुलिस अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का सहारा लिया कि वह उन सभी चीजों को उजागर करेगा जो उन्होंने छिपा रखी थीं। ये लोग अपराधियों या कुछ शीर्ष बॉसों के साथ कई सौदों में शामिल थे जो अपने अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और नतीजतन विवान ने आसानी से जांच की और वह जानकारी प्राप्त की जो वह चाहता था। इस जानकारी के साथ पुलिस बल के उन शीर्ष अधिकारियों के पास विवान के खिलाफ जाने का कोई विकल्प नहीं था। जब ये सब चल रहा था, हालांकि विवान प्रतिष्ठा और आय के मामले में लाभ उठा रहा था, जो महीने के अंत तक 100 गुना बढ़ने वाला था, कुछ लोग वर्तमान में पीड़ित थे। ये विभिन्न चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों, अस्पतालों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिक थे। चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने न केवल अपने कुछ बेहतरीन वैज्ञानिकों को आने वाले ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर को खो दिया था, बल्कि अब ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ वे व्यवसाय के मामले में भी नुकसान उठा रहे थे। अब चूंकि चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में कई शीर्ष वैज्ञानिक मौजूद थे, कई मामले उनके पास लाए जा रहे थे। जिन लोगों को इन अनुबंधों से लाभ मिल रहा था, वे अब नुकसान उठा रहे थे। जहां तक अस्पतालों का सवाल है, विवान के अधीन केवल एक अस्पताल था जिसे उसने पूरी तरह से खरीदकर एकमात्र मालिक बन गया था। वह था होप अस्पताल, जो तेजी से बढ़ रहा था। होप अस्पताल वह था जिसे उसने गिरीश से प्राप्त शेयरों के बाद प्राप्त किया था, वह व्यक्ति जो सान्या द्वारा आयोजित भोज में उपस्थित था, जो 100 गुना बढ़ गए थे। उसने पहले अच्छे स्वास्थ्य अस्पताल के शेयर प्राप्त किए थे, लेकिन उसने उन शेयरों को गिरीश और उसके परिवार को वापस लौटा दिया था जब उन्होंने उसे उन शेयरों के मूल्य के बराबर पैसे दिए थे। शुरुआत में
होप अस्पताल केवल 500 करोड़ रुपए का था। लेकिन विवान के लगातार पूंजी के निवेश के तहत ये पहले से ही एक बहु करोड़ अस्पताल में बदल गया था। बेशक ये केवल तब हुआ जब उसने शेष 30% शेयर भी अधिग्रहित कर लिए, जैसे उसने GVSL के साथ किया था। विवान ने श्रेयंका को उस अस्पताल के प्रबंधन में मदद करने के लिए निर्देशित किया। उसने इस क्षेत्र में योग्य कई स्टाफ सदस्यों को प्राप्त किया। उनकी प्रबंधन क्षमताओं के साथ उनके पास चिकित्सा क्षेत्र में कई प्रतिभाओं को अधिग्रहित करने के लिए पैसे थे। जहां तक उपकरणों और भवनों का सवाल है, विवान ने बस पूरे अस्पताल को पिछले स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। चूंकि नए भवनों का निर्माण करने में बहुत समय लगता, विवान ने इसके बजाय एक नया भवन खरीदने का विकल्प चुना क्योंकि ये तेज था। और अब यह उन कुछ अस्पतालों में से एक था जिन्हें एंटी ल्यूकेमिया गोलियां बेचने की अनुमति मिली थी। चूंकि वे विज्ञापनों में समय समय पर उल्लेखित होते थे, कई लोग इसके बारे में जिज्ञासु हो गए और अस्पताल का दौरा किया। जब वे वहां पहुंचे और अस्पताल की सुविधाओं को देखा, तो उनमें से कई ने उस अस्पताल को अपने उपचार का स्थान बनाने का निर्णय लिया। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो विवान द्वारा शुरू की गई कंपनी का नाम प्रॉस्पेरस फार्मास्यूटिकल था। विवान ने कई सौदों को दवाओं की आपूर्ति और अधिग्रहण के लिए कई उत्पादकों से प्राप्त किया था। ये सब उसके वर्तमान संपर्कों और जोनाथन के कारण था। और एंटी ल्यूकेमिया गोलियों के अतिरिक्त फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ गई थी। कई लोग फार्मास्यूटिकल में जा रहे थे, जो पहले ही विभिन्न शहरों में कई शाखाएं खोल चुकी थी। एंटी ल्यूकेमिया गोलियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने देखा कि फार्मास्यूटिकल में कई दवाओं की कीमतें अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तुलना में कम थीं। और नतीजतन फार्मास्यूटिकल ने अंततः कई ग्राहकों को प्राप्त किया। इसके साथ उस फार्मास्यूटिकल कंपनी से आने वाले लाभ निश्चित रूप से उच्च होने वाले थे। हालांकि विवान ने कीमतें कम की थीं, उसने केवल उन्हें एक छोटे से मार्जिन से कम किया था जो निश्चित रूप से बाजार को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन फिर भी, हालांकि वह उन अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तुलना में उतना लाभ नहीं कमा रहा था जो दवाओं को उच्च कीमत पर बेच रही थीं, लेकिन उन लोगों के पास 100 गुना आय गुणक प्रणाली नहीं थी। हालांकि ये प्रतीत होता था कि वह नुकसान में था, लेकिन जो लाभ वह प्राप्त कर रहा था वह अविश्वसनीय था। जो लोग विवान के अधीन 3 संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वे गुस्से के कगार पर थे। गुस्सा निश्चित रूप से उन लोगों से आया था जो इस तथ्य से पीड़ित थे कि विवान उन्हें कम कीमत पर सामान और सेवाएं प्रदान कर रहा था। इसने उन्हें कई ग्राहकों को खोने के लिए मजबूर कर दिया। ग्राहक उनके लाभ का स्रोत थे और जैसे ही वे चले गए, उनके द्वारा प्राप्त लाभ भी कम हो गया। वर्तमान में विवान प्रॉस्पेरस फार्मास्यूटिकल के मुख्यालय में था। उसे वहां आने के लिए कहा गया था क्योंकि कई लोग उससे मिलना चाहते थे। हालांकि वह इसमें रुचि नहीं रखता था, लेकिन उसके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो उस प्रकार के लोगों को संभालने में सक्षम था। हालांकि श्रेयंका भी उनके साथ निपट सकती थी, जिस तरह से वह ऐसा कर सकती थी, वह निश्चित रूप से उससे अधिक गंभीर होती। विवान के सामने 3 लोगों का एक समूह था, 2 पुरुष और 1 महिला, सभी औपचारिक व्यापार सूट में थे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी। वे वास्तव में अपने दिलों में आश्चर्य को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नई फार्मास्यूटिकल कंपनी का बड़ा बॉस वास्तव में एक युवा है। ये एक अभूतपूर्व घटना थी, लेकिन चूंकि वे व्यापार के लिए यहाँ थे, उन्होंने तय किया कि वे इस पर विचार करेंगे जब वे बाहर निकलेंगे। मिस्टर विवान, आप हमारे प्रस्तावों के बारे में क्या सोचते हैं? समूह की नेता जैसी लगने वाली महिला ने पूछा। उनका समूह विवान द्वारा अब तक देखे गए समूहों में से एक था। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? विवान ने अपने चेहरे पर चिढ़ के साथ पूछा। वह इन लोगों के बारे में वर्तमान में परेशान महसूस कर रहा था। हम जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, उसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के असली मालिक से जुड़ सकता है। तुम हमारे प्रस्ताव पर विचार कर सकते हो क्योंकि यह दोनों के लिए लाभकारी होगा। महिला ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि भले ही मैं युवा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी सोचने की क्षमता कम है। तुम्हारे दृष्टिकोण से तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम 70% लाभ ले रहे हो जबकि मैं केवल 30% लाभ कमा रहा हूँ, यह मेरे लिए लाभकारी है। विवान ने उसे घूरते हुए कहा, हम वह पूंजी प्रदान करने वाले हैं जो गोलियां खरीदने के लिए उपयोग की जाएगी। तुम्हें केवल हमें पर्दे के पीछे के असली मालिक से जोड़ना है। महिला ने जोर दिया। अंत में विवान केवल हंस सका। उसने सिर हिलाया और महिला को देखते हुए पूछा, क्या तुम सोचती हो कि मेरे पास गोलियां खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है? महिला के जवाब देने से पहले विवान ने आगे कहा, इसके अलावा मैं यह नहीं देखता कि बाजार को साझा करके अपनी एकाधिकार की स्थिति को छोड़ने में मुझे क्या लाभ है। यह अंततः एक बार का मामला है।
जो समूह ने पहले प्रस्तावित किया था वह ये था कि जब तक विवान उन्हें ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के मालिक से जोड़ता है, वे एक अनुबंध प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि संस्थान उन्हें एंटी ल्यूकेमिया गोलियां प्रदान कर सके। जहां तक लाभ का सवाल है, वे विवान को 30% लाभ देने के लिए तैयार थे जो वे कमाएंगे, एक प्रकार के भुगतान और बाजार के आकार में कमी के लिए मुआवजे के रूप में। बेशक विवान ने उनकी योजना को देख लिया। वे स्पष्ट रूप से एंटी ल्यूकेमिया गोलियों को उच्च कीमत पर बेचने की योजना बना रहे थे। ऐसा करने से भले ही वे 30% को प्रॉस्पेरस फार्मास्यूटिकल को देने से हटा दें, वे फिर भी बहुत लाभ कमा सकते थे। जहां तक एक बार का मामला है, चूंकि जब एक व्यक्ति एंटी ल्यूकेमिया गोली की खुराक प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को ल्यूकेमिया के लिए कोई अन्य दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है कि भविष्य में एंटी ल्यूकेमिया गोलियों का बाजार तेजी से घट जाएगा। तीनों के चेहरे बदल गए। वे इस तथ्य से पूरी तरह असंतुष्ट थे कि विवान उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो? एक पुरुष ने पूछा। अगर मैं इस पर सहमत नहीं होता तो तुम क्या कर सकते हो? विवान ने उस आदमी को घूरते हुए पूछा। उसकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। साथ ही उसके चारों ओर एक ठंडी हवा थी। तीनों विवान को देखते हुए चुप रहे। उसके चारों ओर की ठंडक ने उन्हें थोड़ी डराया। एक पल के लिए वे वास्तव में विवान के सवाल का जवाब देने के लिए नहीं जानते थे। ये वास्तव में पहली बार था जब किसी ने उन्हें ये पूछने की हिम्मत की थी कि वे क्या कर सकते हैं। एक पुरुष विवान के शब्दों का खंडन करना चाहता था लेकिन उसे महिला ने रोक दिया। हालांकि उन्होंने विवान के बारे में बहुत जांच की थी, वे कुछ भी नहीं खोज पाए थे। इसका मतलब था कि उसका बैकग्राउंड ऐसा था जिस पर वे जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह अपने आप में उस युवा व्यक्ति के बारे में एक रहस्य पैदा करता था जो उनके सामने था। चूंकि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, तो चीजों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वे एक कदम पीछे हटें और फिर तय करें कि क्या करना है। जब तक वे विवान के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये बहुत देर नहीं होगी। हालांकि पहले की जांच ने कोई परिणाम नहीं दिया था, इसका मतलब यह नहीं था कि गहरी जांच ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, तब चूंकि तुम इस तरह से खेलना चाहते हो, तो चलो तुम्हें मनोरंजन करते हैं, महिला ने साधारणता से कहा। चूंकि वे एक ही पक्ष पर नहीं रह सकते थे, तो उनके पास एक दूसरे का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अधिक, दोनों पक्ष पहले से ही प्रतिस्पर्धी थे और इस प्रकार, चूंकि वे एक ही बंधन साझा नहीं कर सकते थे, वे विवान को बाजार से बाहर निकालने का रास्ता खोजने की कोशिश कर सकते थे। उन्हें यकीन था कि जब तक वे विवान को बाजार से बाहर निकालने में सफल हो जाते, तब तक एंटी ल्यूकेमिया गोलियों की बिक्री का व्यवसाय उनके पास आ जाएगा। जहां तक ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के मालिक की तलाश का सवाल है, ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने छोड़ने का इरादा नहीं किया था। हालांकि यह सच था कि विवान ही था जो उस बॉस से संपर्क कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह एकमात्र व्यक्ति था। ये भी होप अस्पताल था जहां वे जाने की योजना बना रहे थे। चूंकि उन्हें दवा की आपूर्ति करने की अनुमति मिली थी, तो उनके पास पर्दे के पीछे के मालिक के साथ कुछ संबंध होने चाहिए। इन विचारों के साथ महिला ने अपने साथियों को बाहर जाने का संकेत दिया। विवान ने उन्हें कार्यालय से बाहर जाते हुए देखा और व्यंग्य किया। वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि ये लोग बेवकूफ़ों का समूह थे। चाहे वे कुछ भी करें, उन्हें अंततः उसके पास लौटना होगा। वे उस बड़े बॉस की तलाश कर रहे थे जो ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर का मालिक था। वह ही था, और चाहे वे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करें, जब तक वे एंटी ल्यूकेमिया गोलियों के संबंध में सौदे में रुचि रखते थे, उन्हें उससे मिलना था। बेशक विवान का किसी और के साथ अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी वह योजना बना रहा था, उसे साझा करने का कोई इरादा नहीं था। यह न केवल इस तथ्य के कारण था कि वे इससे लाभ उठाने की योजना बना रहे थे, बल्कि चूंकि यह एक ऐसा तरीका था जिसका वह अपनी कंपनियों और अस्पताल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहा था, वह इसे किसी और को नहीं देने वाला था। चूंकि उन्होंने तय किया था कि वे उसके खिलाफ कदम उठाने जा रहे हैं, विवान को इसके लिए तैयारी करनी थी। ये वही था जो वह नहीं चाहता था। वह उन्हें पहले कदम उठाने की अनुमति नहीं देगा। वह पहले उन्हें जांचने जा रहा था और फिर उन्हें निगरानी में रखेगा। जब तक वे किसी भी प्रकार की चाल चलने का प्रयास करते, वह कार्रवाई करेगा ताकि उन्हें पछतावा हो कि उन्होंने उसके साथ दुश्मनी बनाने की कोशिश की। जहां तक उनके द्वारा उसकी जांच करने का सवाल है, चूंकि वह एक सैनिक बन चुका था और एक मेजर के रूप में, उसके बारे में लगभग सभी जानकारी को सेना की मदद से मिटा दिया गया था। अब तक भले ही अन्य लोग उन धातुओं का उपयोग करें जो वल्नारो ने विवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की थी, उन्हें निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक अनुरोध था जो विवान ने मेजर अलोंसो से किया था। अपने सिर को हिलाते हुए विवान ने इसे एक तरफ रख दिया। चूंकि उसकी योजनाएं पहले से ही प्रगति पर थीं, उसने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह एक और हिस्से में कार्रवाई करे।
एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उसे मिलना था, उसे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी थी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वह व्यक्ति अपने किए गए अपराधों के अनुसार भुगतान करे। बिल्कुल सही, नाथन के संबंध में उसकी योजनाएं पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं। वर्तमान में नाथन की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। विवान ने सुनिश्चित किया था कि नाथन जेसडा परिवार से संबंधित नहीं था। यह नहीं था कि वह डरता था कि जेसडा परिवार उसके खिलाफ प्रतिशोध करेगा, ये केवल इस तथ्य की रक्षा करने के लिए था कि जोनाथन बहुत जल्द इसे संभालने वाला था। चूंकि दोनों के बीच एक अच्छा संबंध था, वह उस परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं होने देने वाला था जिसे वह नेतृत्व करने वाला था। चूंकि उसने पहले ही अपनी योजनाओं को पूरा कर लिया था, अब अंततः समय आ गया था कि वह अपराधी को उसकी जान से भुगतान कराए। विवान कार्यालय से बाहर निकला और अपनी कंपनी के पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी बुगाटी वेरॉन की ओर बढ़ा। वह सीधे उस स्थान की ओर जा रहा था जहां पुलिस की गाड़ियां नाथन को जेल ले जा रही थीं। वह नाथन को जेल नहीं जाने देने वाला था क्योंकि यह उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए बहुत छोटी सजा थी। वर्तमान में नाथन को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन चूंकि वह केवल काम करेगा, खाएगा और सोएगा, विवान को लगा कि यह उसके लिए एक आसान जीवन होगा। आखिरकार उस आदमी ने कई अपराध किए थे जो कई लोगों की जिंदगी से जुड़े थे। विवान ने पहले ही स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त योजना बना ली थी। जब वह एक निश्चित जंगल में पहुंचा तो उसने बुगाटी वेरॉन को पार्क किया और श्रेयंका से मिला जो उसका इंतजार कर रही थी। उसने एक कार लाई थी जो डकैती के लिए उपयोग की जाने वाली थी। ये केवल यह था कि डकैती पैसे या गहनों के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के लिए थी। चूंकि नाथन को उच्च सुरक्षा वाली जेल में भेजा जा रहा था, वहां उसे भागने से रोकने के लिए कई पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। जिस कार का विवान डकैती के लिए उपयोग करने वाला था, वह एक ऐसी कार थी जिसे उसने अनुकूलित करने के लिए व्यवस्थित किया था। न केवल यह बुलेट प्रूफ थी, बल्कि इसके टायर भी अच्छी तरह से सुरक्षित थे ताकि गोलियां उन्हें न भेद सकें। इस कार को अपने साथ ले जाओ, मैं लगभग 3 घंटे में वापस आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे मेहमान का स्वागत करने के लिए पर्याप्त तैयारी कर सकोगी। विवान ने कार में बैठते हुए कहा। हाँ मास्टर, श्रेयंका ने उत्तर दिया। इसके बाद विवान ने भारी बख्तरबंद कार को चलाया, जबकि श्रेयंका ने बुगाटी वेरॉन को वहां से ले जाया। कार के अंदर विवान की आंखें चमकी जब उसने अपनी कार के डैशबोर्ड में लगे छोटे स्क्रीन को देखा। ये एक प्रणाली थी जिसे उसने कार में जोड़ा था क्योंकि यह उसे ड्राइव करते समय जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने वाली थी। हालांकि उसने पहले ही डकैती के लिए पर्याप्त जांच और योजना बना ली थी, फिर भी उसे ये सुनिश्चित करना था कि सब कुछ वैसा ही हो। आखिरकार इंसान हमेशा अपना मन बदल सकते हैं। उसके सामने का स्क्रीन एक लैपटॉप था जो वहां स्थापित किया गया था। लैपटॉप में एक छोटा स्क्रीन था लेकिन इसमें कई कार्य थे जैसे एक सामान्य कंप्यूटर। जैसे ही वह चला, उसने टाइप करना शुरू किया और सुनिश्चित किया कि उसे जो जानकारी चाहिए वह मिल जाए। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लगता है कि इस बार पार्टी दिलचस्प होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। विवान ने अपने आप से सोचा जैसे उसने कार की गति बढ़ाई। अलिप्सस डॉट विवान के स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर 3 गाड़ियों का एक काफिला तेजी से चल रहा था। इन सभी गाड़ियों पर अजीम पुलिस बल का लोगो था, काले रंग में रंगी हुई। जेल की गाड़ियों के रंग में बीच वाली गाड़ी में वह कैदी था जिसे उसके नए घर भेजा जा रहा था। नाथन उस गाड़ी के अंदर बैठा था, वर्तमान में नीले कैदी के कपड़े पहने हुए। उसके हाथ पहले ही हथकड़ी में थे जबकि उसके पैरों को एक छोटी चेन से बांधा गया था जो उसे केवल छोटे कदम चलने की अनुमति देती थी। गाड़ी के अंदर उसके साथ 3 पुलिस अधिकारी थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक बंदूक थी। बेशक ये 3 ही पुलिस अधिकारी नहीं थे जो नाथन को जेल ले जा रहे थे। बीच में खड़ी गाड़ी के दोनों ओर पुलिस अधिकारियों से भरी गाड़ियां थीं। काफिले की अगली गाड़ी के अंदर ओलिविया वहां खोई हुई थी। इस समय वह विवान के बारे में सोच रही थी। उस आदमी के चारों ओर का रहस्य कुछ ऐसा था जिसे उसने अभी तक उजागर नहीं किया था। मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ गायब हो गया, ओलिविया ने अपने आप से सोचा। मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ गायब हो गया, ओलिविया ने अपने आप से सोचा। सच कहें तो वह उस रात से विवान के बारे में सोच रही थी जब उसने उसे शरीर को मजबूत करने वाली गोली दी थी। उसके शरीर में जो ताकत थी वह उसे विवान की याद दिलाने के लिए काफी थी। ये किसी रोमांटिक तरीके से नहीं था, बल्कि इस तथ्य के कारण था कि वह उन सभी से मजबूत था जिन्हें उसने पहले देखा था। उसने पहले अपने पिता को अपना आदर्श माना था क्योंकि वह किसी भी आदमी से मजबूत था जिसे उसने पहले देखा था, सिनेमा और फिल्मों को छोड़कर। लेकिन जब उसने देखा कि विवान मजबूत है, और न केवल वह बल्कि सान्या भी, जो उसके पिता की तुलना में बहुत मजबूत थी, तो उसे अपने आदर्श को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वह उसे खोजने के लिए सभी संभव तरीकों का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि उसने उन लोगों से भी पूछा जो उसके बारे में कोई जानकारी रख सकते थे जब उसने किसी को विवान की छवि बनाने के लिए कहा था। लेकिन अंत में उसे कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे विवान का अस्तित्व ही नहीं था। उसने यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करने की कोशिश की ताकि वह उसे ट्रैक कर सके, ये देखने के लिए कि क्या वह शहर के किसी स्थान पर मिल सकता है। शहर में सीसीटीवी कैमरों की भरमार थी, उसे यकीन था कि वह उसे पकड़ लेगी। लेकिन अंत में उसने उसे नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी कैमरे के सामने नहीं आया। लेकिन ओलिविया को यह नहीं पता था कि विवान ने इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने पहले ही शहर की सुरक्षा प्रणालियों में हैक कर लिया था ताकि जैसे ही वह कैमरे के सामने आए उसकी छवि न दिखाई दे। ये वर्तमान तकनीकी कौशल के स्तर के साथ असंभव था, लेकिन विवान के लिए, जो कंप्यूटर में माहिर था, यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे उसने एंटी ल्यूकेमिया गोलियों के लिए प्रोग्राम बनाया था, उसने एक वायरस के रूप में एक प्रोग्राम भी बनाया था जिसे उसने शहर की सभी सुरक्षा प्रणालियों में इंजेक्ट किया था। इसलिए चाहे वह निजी सुरक्षा कैमरा हो या सार्वजनिक सुरक्षा कैमरे, वे उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। ये तथ्य कि विवान को नहीं पाया जा सका उसके लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी। चूंकि विवान में सुपरह्यूमन ताकत थी, यदि उसके पास कुछ ऐसे तरीके थे जो वास्तव में उसे पहचानने से छिपा सकते थे, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन वह इस बात से निराश हो रही थी कि विवान नहीं मिल रहा था। हालांकि वह अब मजबूत थी, पहले से कहीं अधिक मजबूत, उसे इसकी सराहना नहीं थी। इसका कारण यह था कि वह जानती थी कि भले ही वह शारीरिक रूप से मजबूत हो, उसके कौशल विवान जैसे व्यक्ति के सामने अच्छे नहीं थे। विवान को खोजने का कारण यह था कि वह उसकी मार्गदर्शन मांग सके। उसे यकीन था कि जब तक विवान उसे मार्गदर्शन देगा, वह एक नए स्तर तक पहुंच जाएगी। विवान को न खोज पाने के कारण, अपनी निराशा के कारण, उसने एक कैदी को जेल ले जाने का कार्यभार लेने का निर्णय लिया। कम से कम इस तरह वह अंततः आराम कर सकेगी। हालांकि यह वास्तव में जेल पुलिस का काम था। अपने पिता के प्रभाव के कारण उसने यहाँ एक पद प्राप्त करने में सफलता पाई थी। जब ओलिविया विवान को खोजने के अन्य तरीकों के बारे में सोच रही थी, नाथन दूसरी ओर 3 पुलिस अधिकारियों को देख रहा था जो उसके बगल और सामने थे। उसने मुस्कुराया जब उसने देखा कि वे अंततः एक जंगल के पास पहुंच गए हैं। जिस जेल में उसे ले जाया जा रहा था, वह शहर के अंदर नहीं बल्कि बाहर थी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों है, बूढ़े आदमी? नाथन के साथ पिकअप की केबिन में बैठे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक ने उसे सवाल किया। वह वास्तव में नाथन से नफरत कर रहा था। चूंकि वह उन लोगों में से था जो उसे जेल ले जाने के लिए जिम्मेदार थे, ये स्पष्ट था कि वह जानता था कि नाथन के खिलाफ क्या आरोप थे। उसने पुलिस बल में शामिल होने का निर्णय लिया क्योंकि वह न्याय का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने एक बार अन्याय का सामना किया था और नतीजतन उसने एक परिवार के सदस्य को खो दिया था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। जिन लोगों ने वास्तव में ये काम किया था, वे अपराधी थे। चूंकि वह उनसे सबसे ज्यादा नफरत करता था और उन्हें सजा देने का एकमात्र तरीका पुलिस अधिकारी बनना था, उसने उनके साथ जुड़ने का निर्णय लिया। चूंकि नाथन उसके पिता की हत्या में शामिल लोगों से अलग नहीं था, उसके एकमात्र माता पिता नहीं, नाथन उन लोगों से भी बदतर था जो इसमें शामिल थे। वह वास्तव में उससे नफरत करता था। अब क्या है? क्या मुझे फिर से हंसने की अनुमति नहीं है? मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? नाथन ने उसे व्यंग्यात्मक रूप से देखते हुए पूछा। युवा पुलिस अधिकारी ने नाथन को गुस्से से देखा। अंत में, चूंकि वह स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, उसने बस एक बार फिर से नाथन को घूरते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अपराधों को देखते हुए तुम्हें किस स्वतंत्रता की आवश्यकता है? तुम्हारे पास सभी स्वतंत्रता थी, लेकिन तुमने अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने का एक तरीका खोजा। तुम किस प्रतिबंध की बात कर रहे हो? मैं यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें मेरी हंसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तुम अपने उच्च अधिकारियों को क्या बताने वाले हो कि तुम मुझे जेल नहीं ले गए। इस बार तीनों पुलिस अधिकारियों की अभिव्यक्तियां बदल गईं। अंत में उन्होंने सोचा कि नाथन केवल उनके साथ मजाक कर रहा है। चूंकि नाथन को जेल ले जाने वाले काफिले में 14 पुलिस अधिकारी थे और उनमें से प्रत्येक भारी हथियारबंद था, उन्हें विश्वास नहीं था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें बचा सकता है। हालांकि वे शहर में नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था कि सुरक्षा इतनी कमजोर थी कि लोग वास्तव में उन पर हमला कर सकें। जैसे ही वे उसे चुप कराने वाले थे, अचानक उनके पीछे एक हलचल उठी। पिकअप के पीछे जो गाड़ी थी, वह उनके पास तेजी से आ रही थी। यदि ये गाड़ी सामान्य होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन समस्या ये थी कि गाड़ी भारी बख्तरबंद थी और विंडस्क्रीन से वे देख सकते थे कि गाड़ी के अंदर कई लोग थे और उनमें से प्रत्येक ने बुलेट प्रूफ कवच पहना हुआ था। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। यह अकेले ही उन्हें संदेह में डालने के लिए पर्याप्त था।
नाथन द्वारा बताए गए तथ्य के साथ यह उनके लिए यह अनुमान लगाना पर्याप्त था कि आगे क्या होने वाला था। और उनकी उम्मीदों के अनुसार एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बंद गोलियों की आवाज के बाद उनके पीछे की गाड़ी के एक टायर में पंचर हो गया। चूंकि गाड़ी तेज गति से चल रही थी, वह तुरंत नियंत्रण खो बैठी और सड़क से बाहर चली गई। चूंकि वे जंगल के बीच में थे, गाड़ी केवल तब रुकी जब वह एक पेड़ से टकराई। जिस तीव्रता से गाड़ी ने पेड़ को टकराया, उसने पेड़ को लगभग जड़ से उखाड़ दिया। जहां तक गाड़ी का सवाल है, उसका बोनट तुरंत अंदर की ओर मुड़ गया। ये घटना तुरंत चालक और यात्री सीट पर बैठे पुलिस अधिकारी के सिर को गाड़ी के डैशबोर्ड पर जोर से टकराने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी उस समय की स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता था। चूंकि थोड़ी देर बाद भी कोई गाड़ी से बाहर नहीं आया, ये स्पष्ट था कि वे शक्तिशाली प्रभाव के कारण बेहोश हो गए होंगे। ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों की अभिव्यक्तियां तेजी से बदल गईं। प्रत्येक ने तुरंत लड़ाई के लिए तैयारी की। चूंकि एक बंदूक का उपयोग किया जा रहा था, ये स्पष्ट था कि उन्हें जो कुछ भी था उसका उपयोग करना होगा। वे नाथन जैसे अपराधी को भागने नहीं देने वाले थे। जैसे ही वे ये योजना बना रहे थे कि उस गाड़ी से कैसे निपटा जाए जो उनके पीछे थी, एक और गाड़ी सामने से आई। इससे पुलिस अधिकारियों की अभिव्यक्तियां और भी गंभीर हो गईं। जहां तक नाथन का सवाल था, वह पहले से ही एक पागल की तरह हंस रहा था। चूंकि उसे पता था कि उसे बचाया जाने वाला है, तो उसे उत्साहित होना था क्योंकि वह जल्द ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला था। और इसके बाद जो होने वाला था, वह स्पष्ट था कि वह उन सभी से प्रतिशोध लेने वाला था जिन्होंने उसे वर्तमान स्थिति में पहुंचाया था। अब उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वे उसके परिवार का हिस्सा थे या नहीं। चूंकि वे उसके हितों के खिलाफ थे, उन्हें समाप्त करना होगा। ओलिविया, जो सबसे आगे की गाड़ी में बैठी थी, तुरंत गोली की आवाज से अपने विचारों से बाहर आई। उसकी इंद्रियां तुरंत अधिकतम स्तर पर सक्रिय हो गईं। गाड़ी तुरंत रोक दो, उन्हें टायर पर गोली मारने का मौका मत दो, ओलिविया ने चालक को चिल्लाते हुए कहा। साथ ही उसने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाल ली। स्क्रीच, गाड़ी के टायरों ने आपातकालीन ब्रेक लगाने के कारण टामेक पर फिसलना शुरू कर दिया। गाड़ी अचानक एक तरफ मुड़ गई और जंगल की ओर मुड़ गई। सौभाग्य से ये बहुत तेज गति से नहीं चल रही थी और इसे बिना पलटे रोकने में सफल रही। एक पल बर्बाद किए बिना अपनी उच्च प्रतिक्रिया का उपयोग करते हुए ओलिविया गाड़ी से बाहर कूद गई और उस गाड़ी की ओर बढ़ी जो कैदी को ले जा रही थी। इस बार उसका मिशन यह सुनिश्चित करना था कि कैदी सुरक्षित रूप से जेल पहुंचे। चूंकि उसे यकीन नहीं था कि यहां मौजूद लोग उसे बचाने के लिए उत्सुक थे या उसे मारने के लिए, उसे ये सुनिश्चित करना था कि उनमें से कोई भी उस पर हाथ न लगाए।